नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, बीएससी सेकंड सेमेस्टर थर्मोडायनेमिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और इसमें लास्ट क्लास में मैंने आपको कार्नोट हीट इंजन में जो साइकिल होता है जिसे आप कार्नोट साइकिल कहते हैं और कार्नोट साइकिल में जो वर्क डन होता है वहाँ तक मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया था, तो आपको वहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। हेडिंग डालो। मैंने इससे पहले एक आपको टॉपिक पढ़ाया था थर्मल एफिशिएंसी, या जिसे आप कहते हैं एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। तो एफिशिएंसी किसी हीट इंजन की होती है, यानी उसमें इंजन की दक्षता। तो एफिशिएंसी दक्षता, ठीक है, हीट इंजन की होती है। तो आज कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी का डेरिवेशन हम करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालो इफिशियंसी। मैंने बताया दक्षता होती है, हिंदी में कहते हैं। तो इफिशियंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन। ठीक है जी, इफिशियंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन। तो ध्यान दो, इफिशियंसी का फॉर्मूला तो आप जानते हैं, मैंने बताया था। इसे ईटा से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है W/Q1। ठीक है जी, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन तो ये होता है और इस फॉर्मूले की हेल्प से आपको निकालनी है एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन। ठीक है, तो ये आप जानते हैं, मैंने इसकी डेफिनेशन आपको बताई थी कि W क्या है। W, ठीक है, वर्क डन है जो हीट इंजन के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है, या हीट इंजन में भी कौन कर रहा है, वर्किंग सब्सटेंस। और Q1 क्या है, Q1 वो हीट है जो ली जाती है सोर्स से। तो इन दोनों को रेशो को ही आप क्या कहते हैं, इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन कहते हैं। यानी द वर्क डन, वो द रेशो, अनुपात है ना, द रेशो ऑफ वर्क डन, ठीक है, बाय हीट इंजन टू द हीट टेकन फ्रॉम द सोर्स इज नोन एज, ठीक है, इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन। इट इज डिनोटेड बाय ईटा। और मैंने बताया W क्या है, W बी द वर्क डन बाय हीट इंजन एंड Q1 बी द हीट टेकन फ्रॉम द सोर्स। तो देन इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन ईटा बराबर हो जाएगा W/Q1। क्लियर है। और मैंने आपको बताया था कि देखो इस तरीके से डायग्राम बनाया था मैंने, ठीक है जी। तो ये मैंने हिंदी में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं बता चुका हूँ, जब मैंने पढ़ाया था तो वहाँ से आप नहीं समझ लिया होगा, ठीक है। तो देखो ये सोर्स है यानी स्रोत, और ये क्या है, सिंक है, ठीक है, और ये है वर्किंग सब्सटेंस यानी कार्यकारी पदार्थ। तो मैंने बताया यहाँ से मान लो Q1 हीट ली, ठीक है, कुछ का वर्क कर दिया W, और जो बची हुई है Q2 वो सिंक को वापस दे दी, ठीक है। तो यानी यहाँ से आपको मिलता है कि Q1 जो है ना वो W एक तो वर्क करने में खर्च हो जाती है, और जो बची हुई हीट है वो Q2 सिंक को दे दी जाती है। तो यहाँ से W बराबर क्या होता है, Q1 माइनस Q2। W बराबर क्या होता है, Q1 माइनस Q2। तो देखो ईटा बराबर W की वैल्यू यदि पुट करो तो Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, ठीक है जी। तो ईटा बराबर ये आता है 1/Q2, वो 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, ठीक है। तो ये डेरिवेशन मैंने आपको यहाँ तक करा रखा है। आइए इसके बाद करते हैं, ठीक है। ये सब आपको बताया कार्नोट वो हीट इंजन की एफिशिएंसी का डेरिवेशन मैंने आपको कराया था। तो अब हम बात करते हैं, ठीक है, किसके बारे में, ये जो कार्नोट हीट इंजन है इसकी एफिशिएंसी इस डेरिवेशन की हेल्प से आगे करेंगे। तो देखो कार्नोट हीट इंजन के बारे में तो आप जानते हैं, मैंने कल कार्नोट साइकिल बनाया था, देखो उसे और समझ लो दोबारा। ये इस एक्सिस पर प्रेशर लिया और इस एक्सिस पर वॉल्यूम लिया था, ठीक है। तो इस तरीके से था, ठीक है जी। ये पॉइंट A था, यहाँ पर प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1। ये पोजीशन B थी, मतलब स्टेट B। और यहाँ पर ये मैंने बताया था, ये है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल में टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, तो प्रेशर चेंज हुआ था P2, वॉल्यूम भी चेंज हुआ था,
लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ था। तो मैंने कहा था कि T1 बराबर किसके है, T2। ठीक है, तो मैं बता दूं यहाँ से T1 और T2 दोनों कैसे हैं, बराबर। ठीक है जी, ये है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, क्लियर है। और फिर देखो इस तरीके से था, इसे बोलते थे आइसोथर्मल कंप्रेशन। ठीक, और फिर इस तरीके से था, ये C था और ये D। C में यहाँ क्या था, P3, V3 और T3। ठीक है जी, एडियाबैटिक है तो अब टेम्परेचर में चेंज हो जाता है। ठीक है, और ये फिर आइसोथर्मल है तो फिर टेम्परेचर में चेंज नहीं होता है। तो P4, V4 और T4। ठीक है जी, तो T3 T4, तो मैंने बताया कि ये तो आइसोथर्मल कंप्रेशन है तो यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। तो T3 और T4 दोनों कैसे हैं, बराबर हैं, क्लियर है। तो इस तरीके से ये सारा मैंने आपको बताया था। बाकी आप इसमें एक तो मैंने ये बताया था सारा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे T1 और T2 बराबर है, T3 T4 बराबर है। यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो देखो दूसरे तरीके से आप ऐसा कर सकते हो कि यहाँ T1 है, क्योंकि T1 और T2 बराबर है तो यहाँ पे T1 रख लो। ठीक है, और जब टेम्परेचर बदलेगा तो यहाँ T2 ले लो, तो यहाँ T2 रहेगा क्योंकि बदल गया है ना अब तो। ठीक, लेकिन यहाँ फिर बदलेगा नहीं, T2 है। ठीक है, और फिर बदल जाएगा, बदल के कितना हो जाएगा, T1। ठीक है, तो टेम्परेचर, मेन बात यह है टेम्परेचर दो ही होते हैं, एक तो T1 और एक T2। ठीक है, यदि आप T1 T2 T3 T4 कहोगे तो फिर ये बात बतानी पड़ेगी T1 T2 बराबर है, T3 T4 बराबर है। नहीं तो बेसिक बात क्या है कि टेम्परेचर दो ही है। ठीक है, एक तो T1 है और एक T2 है। ठीक है, ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन था, ये क्या होगा, एडियाबैटिक कंप्रेशन। कल मैंने इसके अच्छे से विस्तार पूर्वक इसकी व्याख्या मैंने आपके सामने कर दी थी। ये जो आपका कार्नोट साइकिल है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होगी। ठीक है, और ये मैंने सब बेसिक आपको समझा दिया है। तो आओ, ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है ना, इसकी हेल्प लेंगे। ईटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हो, है ना। तो देखो, कार्नोट हीट इंजन के लिए आप इफिशियंसी निकालना चाह रहे हैं, इफिशियंसी का फॉर्मूला ये जानते हैं आप हीट इंजन के लिए, तो इसका मतलब है इफिशियंसी का फॉर्मूला निकल जाएगा कार्नोट हीट इंजन के लिए यदि Q1 और Q2 की वैल्यू निकाल ली जाए। ठीक है, तो देखो पहला प्रोसेस क्या था, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है जी, आइसोथर्मल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं तो एक बात आपको पता है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाते हैं, मैंने एप्लीकेशंस कराए थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के, तो उसमें देखो एक हेडिंग थी आइसोथर्मल एक्सपेंशन या आइसोथर्मल प्रोसेस। तो वहाँ पे मैंने बताया था क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है इसलिए इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं होता है, तो DU बराबर 0 होता है। तो जो DQ है ना वो यहाँ पे DW के बराबर होता है। ठीक है, देख लो चाहे एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एक हेडिंग है आइसोथर्मल प्रोसेस, तो उसमें ये वाला रिजल्ट निकल के आया था जो बॉक्स में बंद करवाया था। ठीक है, क्योंकि DQ बराबर होता है DW प्लस DU, लेकिन DU यहाँ पे 0 होता है क्योंकि आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब टेम्परेचर सेम रहेगा, और टेम्परेचर सेम रहेगा तो इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया था इंटरनल एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है, टेम्परेचर घटाते हैं तो इंटरनल एनर्जी घट जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ। तो DU बराबर 0 है, इसलिए DQ किसके बराबर आता है, DW के। ये बात मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में जो गिवन हीट होगी वो वर्क डन के बराबर होगी या नहीं, जो गिवन हीट है सिस्टम को दे रहे हो, है ना, या कार्नोट हीट इंजन को दे रहे हो, वो किसके बराबर होगी, वर्क डन के। तो यहाँ पर जो हीट है गिवन, मान लो Q1 है, तो किसके बराबर होगी, वर्क डन के। ठीक है, और वर्क डन जो है वो आप कर रहे हो, है ना, A से B तक। ठीक है, तो मान लो VA से VB तक बढ़ा रहे हो इसका जो वॉल्यूम है। ठीक है, VB या V1 V2 मान सकते हो, तो कैसे कर लो, है ना। तो मान लो इसका जो वॉल्यूम बढ़ रहा है वो VA से VB तक बढ़ रहा है, क्योंकि एक्सपेंशन है तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा। तो VA था पहले और अब कितना बढ़ गया, VB, या V1 V2 भी मान सकते हो, वो तो अपनी इच्छा है, अलग अलग बुक में अलग अलग होता है, अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से करा सकता है।
तो ये तो अपनी इच्छा है, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर तो T1 से T1 ही रहेगा क्योंकि आइसोथर्मल है, लेकिन इसका वॉल्यूम V1 से बढ़कर V2 हो गया है या VA से बढ़कर VB हो गया है, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं, ठीक है। और फॉर्मूला आप जानते हो P इंटू DV, ये वर्क डन का फॉर्मूला है। कब? जब प्रेशर वेरिएबल हो, मैंने कराया था, ठीक है। और प्रेशर देखो वेरिएबल है, प्रेशर P1 से बदलकर P2 हो गया है, या ऐसा कह सकते हो कि PA से बदलकर PB हो गया है, ठीक है। तो प्रेशर चेंज हुआ है ना, मैंने बताया था एक्सपेंशन कब होगा, जब वेट को हटाओगे, कल समझाया था ना। तो इसका मतलब है प्रेशर घटा है तो चेंज हुआ है, तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा वर्क डन का। और चूंकि वर्क वो हीट जो है वर्क डन के बराबर होगी आइसोथर्मल क्योंकि प्रोसेस है, ठीक है। तो ये आया समझ में, P की वैल्यू, ठीक है। 1 मोल गैस के लिए कर रहे हैं, फॉर 1 मोल गैस क्या होता है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV बराबर RT। तो यहाँ से देख के बताओ P बराबर क्या आएगा, RT अपॉन V आएगा, ठीक है जी। P बराबर क्या आएगा, RT अपॉन V। तो Q1 बराबर VA टू VB इंटीग्रल है ना, और P की वैल्यू रख दो RT। लेकिन टेम्परेचर मान लो कि यहाँ पर टेम्परेचर कितना है T1, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, T1 आएगा, ठीक है जी, अपॉन, और VA है ये ना अभी नहीं है, लिमिट रख के VA VB होगा, अभी तो V ही है, ठीक है। और इनटू में क्या है, DV। तो अब इंटीग्रल कर लो, तो Q1 बराबर, देखो जो कांस्टेंट है बाहर आएंगे, R तो कांस्टेंट होता है, गैस कांस्टेंट, गैस नियतांक होता है, और T1 आइसोथर्मल चूँकि एक्सपेंसर है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, T1 बाहर आ जाएगा, ये बचेगा VA टू VB, ठीक है जी। और ये बचेगा DV अपॉन V, 1 अपॉन V का डिफरेंशियल log V हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं 1 अपॉन X का क्या होता है, log X। तो ये हो जाएगा log V, और लिमिट है VA से VB तक या V1 से V2 तक, ठीक है। देख लेना आपको जिसमें भी सुविधा हो, है ना, चाहे V1 V2 ले लो, चाहे VA VB ले लो। देखो भैया R T1 अपर लिमिट रखो, तो पहले V की जगह VB रखा जाएगा, फिर लोअर लिमिट रखो तो V की जगह VA रखा जाएगा। और आपको पता है, ठीक है, log में जो माइनस में होता है वो अपॉन में आ जाता है, तो VB अपॉन VA, क्लियर है। इक्वेशन नंबर 2। तो आपने Q1 तो निकाल दिया भाई। आप देखो इक्वेशन 1 में खुद देखो आप, यदि ईटा निकालना है तो Q1 Q2 चाहिए, तो Q1 तो मिल गया। अब Q2 और निकाल लो, है ना। तो देखो Q2 निकालते हैं, ठीक है। तो Q2 जो है ना, एक बात और सुनो ध्यान से, Q2 देखो, Q1 तो इसके लिए है आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए, तो Q2 इसके लिए नहीं होगा, क्योंकि ये है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक का मतलब है देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, हीट का कोई भी एक्सचेंज नहीं होता, तो यहाँ पर हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर हीट नहीं होगी। Q2 इसके लिए नहीं होगा, बल्कि इसके लिए होगा, आइसोथर्मल कंप्रेशन के लिए, ठीक है। तो इसलिए क्या आएगा, इन आइसोथर्मल कंप्रेशन, ठीक है, आइसोथर्मल कंप्रेशन यानी, ठीक है, समतापीय संपीड़न। देखो क्या हो जाएगा, Q2 बराबर भाई इसी प्रकार हो जाएगा, आइसोथर्मल है तो आइसोथर्मल, भले ही एक्सपेंशन हो कंप्रेशन हो, तो हीट जो है वो वर्क डन के बराबर हो जाएगी। तो वर्क हीट जो है Q2 मानेंगे, और वर्क डन जो है क्या होता है आप जानते हैं, लेकिन यहाँ C से D तक आ रहे हैं, तो ये आ गया VC, ठीक है, इंटीग्रल होगा VC से VD तक, और P इंटू DV, ठीक है। और माइनस आएगा, बताओ क्यों आएगा माइनस, क्योंकि मैंने बताया था एक्सपेंशन हो तो प्लस और कंप्रेशन हो तो माइनस का होता है वर्क डन, ठीक है। तो पिछली बातें काम आती है। देखो P का मान फिर रख दो माइनस VC, और यहाँ VD, P का मान फिर रखो, यही वाली सारी चीज़ जो है ना फिर साइड में लिख देनी है। तो P बराबर क्या रख दोगे, RT अपॉन V और इंटू DV। देखो T की जगह यहाँ T1 करा था, ठीक है, क्योंकि T1 था टेम्परेचर आइसोथर्मल में,
अब यहाँ देखो टेम्परेचर कितना है T2, कितना है दोनों जगह T2, तो यहाँ क्या आएगा T2। बात समझ आई। और बाकी ये सारी बात जो मैंने यहाँ लिखी है साइड में, ये यहाँ पे फिर लिख देना, ठीक है, लिख दोगे ना, ये सारी बातें लिख देना भैया। तो देखो ये क्या बोलता है, क्या होता है वो, PDF नोट्स। PDF नोट्स तो आपको मिलेंगे ही, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप सिर्फ वीडियो को, मैं बार बार कह चुका हूँ है ना, कि वीडियो को आप सिर्फ हाथ पे हाथ रख के देखें, ऐसा नहीं है। रफली नोट करते रहा करो, है ना, वीडियो क्लासेस को लेते हुए, है ना। क्लासेस के दौरान भी आप रफली नोट्स बनाते चला करो, और फिर अपने रफली नोट्स और बाद में जो मैं PDF नोट्स देता हूँ उनके दोनों के कॉम्बिनेशन से अपने फेयर नोट्स बनाया करो, ठीक है। देखो, और बाकी किसी बुक की भी हेल्प ले लिया करो जब फेयर नोट्स बनाया करो, तो तीनों के कॉम्बिनेशन से जो नोट्स बनेंगे वो आपके बेस्ट होंगे, ठीक है जी। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आपको बुक से नहीं मिल जाएँ और है ना एडिशनल हो, कुछ ऐसी हो सकती हैं जो आपको लेक्चर में मिले नोट्स में ना मिले, कुछ ऐसी हो सकती है जो नोट्स में लिख दी हो मैंने लेकिन लेक्चर में ना हो। तो तीनों अपने आप में, तीनों का कॉम्बिनेशन अपने आप में कंप्लीट होगा, है ना, ठीक है जी। सुनो ध्यान से, मैं क्या कह रहा था, हाँ, ये T2 कैसा है समझ में आया, ठीक है। तो देखो माइनस तो है ही, और ये बाहर क्या जाएगा RT2, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल है प्रोसेस, और ये VC और ये VD, और ये हो जाएगा dV/V, ठीक है जी। एक काम कर लो, चलो छोड़ो, देखो भैया क्या हो जाएगा log V, इंटीग्रल करोगे तो, और ये VC से VD तक लिमिट हो जाएगी। Q2 बराबर माइनस का RT2, देखो क्या आएगा, पहले अपर लिमिट रखो VD और फिर लोअर लिमिट रखो VC, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो Q2 बराबर RT2 आ जाएगा log VC माइनस log VD। तो देखो Q2 बराबर RT2 और log में तुम्हें पता है जो माइनस में है वो अपोन में आ जाएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो Q1 Q2 के मान मिल गए आपको, ठीक है जी। तो देखो Q1 भी निकल गया, Q2 भी, है ना। तो इनकी वैल्यू यहाँ रख देंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ी सी और कैलकुलेशन करेंगे, तो मैं इसे, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी मैं, है ना, जिन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है उन्हें रफ कर देता हूँ। देखो Q1 वो Q2 अपॉन Q1 निकाल लो, है ना, इसकी ज़रूरत है ना, Q2 अपॉन Q1। तो Q2 क्या है, हो रहा RT2 log VC अपॉन VD, अपॉन में क्या है RT1 log VB अपॉन V, R से R कट जाएगा, तो यहाँ से निकल के आएगा Q2 अपॉन Q1 बराबर T2 log VC अपॉन VD, और अपॉन में T1 log VB अपॉन V। देखो Q2 अपॉन Q1 की वैल्यू भी अभी इतनी बड़ी आई है, इसे थोड़ी छोटी कर देते हैं। कौन सी इक्वेशन डाल लो, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है जी। ठीक है, ये तो सब मैंने यूज कर दिया। VC VD आ रहा है ना, हाँ, तो इन्हें एक काम कर लो, यहाँ CC कर लो और यहाँ DD। जब हम इस तरीके से डेरिवेशन कर रहे हैं तो फिर इसी टर्म में लिख लो, है ना, ठीक है जी। अब सुनो ध्यान से, देखो भैया, इसके लिए वर्क डन निकाल लिया, इसके लिए निकाल लिया, तो एक बात और सुनो, दो प्रोसेस और बचे, एडियाबैटिक एक्सपेंशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो एक बात ध्यान रखो, एडियाबैटिक एक्सपेंशन B से C तक, ठीक है, जितना वर्क डन होगा, क्लियर है, उतना ही वर्क डन D से A तक होगा। लेकिन ये एक्सपेंशन का है, ये कंप्रेशन का है, तो एक वर्क डन पॉजिटिव होगा, एक वर्क डन निगेटिव होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन एक प्लस का है, एक माइनस का है, तो दोनों वर्क डन, ये दोनों वर्क डन एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, समझ गए।
एडियाबैटिक एक्सपेंशन के दौरान किया गया वर्क एडियाबैटिक कंप्रेशन के दौरान किए गए वर्क के बराबर है मैग्नीट्यूड में, लेकिन साइन में, है ना, चिन्ह में कैसे विपरीत है, एक प्लस और दूसरा माइनस। ठीक है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन वाला प्लस, कंप्रेशन वाला माइनस, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये ठीक है, बात आपको समझ में आई होगी। तो वर्क तो हमने सारे कर लिए बस, है ना, तो फिर वहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस टर्म को छोटा करेंगे बस, और कुछ नहीं करना। तो ध्यान दो, इन बोथ एडियाबैटिक प्रोसेस, दोनों एडियाबैटिक प्रोसेस में एक काम करो, पॉइसन का नियम लगाओ, पॉइसन्स लॉ, ये वाला टी वी की पावर गामा माइनस 1 बराबर क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक है, मैंने इसके 3 रूप कराए थे पॉइसन के नियम के। ठीक है, टी देखो टी आ रहा है और वी आ रहा है, तो टी वी में, ठीक है, क्योंकि यहाँ टी है यहाँ वी है, तो टी वी वाली फॉर्म लगा रहे हैं। ठीक है, हर चीज़ का कारण है क्यों कर रहे हैं, क्लियर है। तो टी और वी का जो पॉइसन का नियम है वो हमने लगाया। तो आप देख के बताओ, दोनों के लिए करना है, फॉर बोथ एडियाबैटिक प्रोसेस, यानी एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए भी, है ना। तो देखो, फॉर एडियाबैटिक एक्सपेंशन, मान लो किसके लिए कर रहे हो, एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन आप देख के बताओ, बी से सी तक नहीं हो रहा, कहाँ तक हो रहा है, बी से सी तक। ठीक है, तो ये हो जाएगा टी वी की पावर गामा माइनस 1 बराबर टी वी की पावर गामा माइनस 1। ठीक है भाई, बराबर हो जाएंगे, लेकिन ये पहले वाली कंडीशन है बी पर। तो बी पर देखो टेम्परेचर कितना है, T1, ये सी पर है, सी पर टेम्परेचर कितना है, T2। बात समझ आई। बी पर जो वॉल्यूम है वो VB है और सी पर जो वॉल्यूम है वो VC है, ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट ही रहता है, चाहे बी पर हो चाहे सी पर हो, किसी भी स्टेट में हो, है ना। और बताओ इसी प्रकार फॉर एडियाबैटिक कंप्रेशन के लिए बताओ, एडियाबैटिक कंप्रेशन के लिए बताओ, ये वाला देखो ऐसे लिखना, टी वी की पावर गामा माइनस 1 टी वी की पावर गामा माइनस 1। एडियाबैटिक कंप्रेशन देखो, एक्सपेंशन तो था कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम बी टू सी, और कंप्रेशन कहाँ से कहाँ तक है, डी से ए तक, है ना, फ्रॉम डी टू ए। तो डी टू ए, तो इसका मतलब पहले डी पर है तो यहाँ आएगा वी डी, और फिर ए पर है वी ए। डी पर टेम्परेचर T2 है और ए पर टेम्परेचर T1 है। ठीक है, ये हो गए समीकरण, तो आपको मिली, लेकिन आप देख के बताओ खुद, हमें निकालना है VC अपॉन VD। तो VC तो ये रहा, लेकिन VD इस साइड है, इसका मतलब VD इस साइड होना चाहिए। और देखो VB और VA, तो VB है इस साइड, लेकिन इस साइड VA है, तो ये इधर लिखना पड़ेगा और ये इधर लिखना पड़ेगा, फिर डालेंगे समीकरण। तो देखो पलट लो इन्हें, T1 VA की पावर गामा माइनस 1 बराबर T2 VD की पावर गामा माइनस 1। अब डालो समीकरण नंबर 6। क्लियर है। देखो हमें निकालना है VB अपॉन VA, VB अपॉन VA। समीकरण 5 को 6 से डिवाइड कर दो, इक्वेशन 5 इज डिवाइडेड बाई 6। तो वी हैव, देखो क्या मिलेगा आपको, है ना, इक्वेशन 5 में ऊपर क्या है, ये रहा T1 VB की पावर गामा माइनस 1 अपॉन में क्या है, ये रहा T1 VA की पावर गामा माइनस 1 बराबर, इधर देखो T2 VC की पावर गामा माइनस 1 अपॉन T2 VD की पावर गामा माइनस 1। ठीक है जी, T1 से T1 कटा, T2 से T2 कटा, और देखो VB की पावर गामा अलग कर लो, VB की पावर माइनस 1 अलग कर लो, VA की पावर गामा अलग करो, और VA की पावर माइनस 1 अलग कर लो। ठीक है, क्लियर है। या अलग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे कर लो। देखो VB अपॉन VA,
इस सारे की होल पावर गामा माइनस 1 कर दो, क्योंकि सबकी पावर गामा माइनस 1 है। इधर देखो VC अपॉन VD, इस सारे की पावर भी गामा माइनस 1 है, तो घात से घात कट जाएगी, पावर से पावर कट गई, तो VB अपॉन VA किसके बराबर आया, VC अपॉन VD की। ठीक है जी, ये जो मान आया है कहाँ रखना है, समीकरण 4 में रख दो। पुट इन इक्वेशन 4। ठीक है, अब ये छोटी हो जाएगी समीकरण 4, तो फोर्थ इम्प्लाइज करो तो क्या है Q2 अपॉन Q1। देखो क्या है Q2, तो T2 log क्या था VC अपॉन VD, इसे तो ऐसे रहने दो। अपॉन में देखो T1 log, ये जो है ना VB अपॉन VA, इस VB अपॉन VA की जगह रख दो VC अपॉन VD। ठीक है जी, क्लियर है, VC अपॉन VD। तो इसकी जगह हमने क्या रख दिया, VC अपॉन VD। ठीक है, ये वाला यहाँ से, तो देखो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ से मिलेगा आपको, देखो यहाँ से क्या मिला, Q2 अपॉन Q1 बराबर मिला आपको T2 अपॉन T1 के। ठीक है जी, Q2 अपॉन Q1 किसके मिला, किसके बराबर मिला, T2 अपॉन T1 के। ठीक, और ये आप जानते हो इक्वेशन फर्स्ट में रख दो बस अब ये मान, तो फर्स्ट इम्प्लाइज ईटा बराबर क्या आएगा, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 की जगह रख दो T2 अपॉन T1। ठीक है जी, तो एक्सप्रेशन आपका क्या आया, ठीक है, ईटा बराबर आया आपका 1 माइनस T2 अपॉन T1, कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है जी, तो ये डेरिवेशन जो मिला है आपको, ये किसका डेरिवेशन है, यही आपका डेरिवेशन है किसका, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी।